तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये लेक्चर काफी लेट हो गया है, लेकिन ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से द एंड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं भ्रूणी परिवर्धन को। और भ्रूणी परिवर्धन होता क्या है बच्चा, उसकी मैं बात कर लेता हूं। देखिए, भ्रूणी परिवर्धन में हम देखने क्या वाले हैं, एक बच्चे का निर्माण। एक बच्चे के निर्माण से एक बच्चे के पैदा होने तक की पूरी क्रियाएं हम इस लेक्चर पर देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही छोटा लेक्चर होगा और एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, वैसे तो सारी चीजें एनसीईआरटी से रिलेटेड ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, जैसे भ्रूणी परिवर्तन की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कि बच्चे का निर्माण हो कहां रहा है। तो बच्चे का निर्माण कहां पर होता है, गर्भाशय पर होता है। और ये गर्भाशय पर बच्चे का निर्माण कितने दिन बाद या कितने महीने कितने साल बाद होता है बच्चा, तो इस बेबी का निर्माण गर्भाशय में 9 मंथ में हो जाता है। कितने मंथ में हो जाता है बच्चा, 9 मंथ में हो जाता है। और आज हम यही देखने वाले हैं 1 to 9, मतलब 1 to 9 मंथ में कौन कौन सी क्रियाएं हुई, कैसे बच्चे का निर्माण हुआ, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मंथ के साथ। पहले मंथ में क्या होता है, हृदय का निर्माण हो जाता है। यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और नीट एग्जाम में आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो ये जरूर आपको दिख जाएगा कि हृदय का निर्माण कौन से मंथ में होता है। तो पहले मंथ में ही हृदय का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और दूसरे मंथ में क्या होता है, दूसरे मंथ में उंगलियां या पाद वगैरह का निर्माण भी हो जाता है, मतलब उंगलियां और पैरों का निर्माण भी दूसरे मंथ पर हो जाता है। अब तीसरे मंथ की बात आती है तो तीसरे मंथ पर क्या होता है, संपूर्ण अंग, मतलब जितने भी एक इंपॉर्टेंट वाले अंग होते हैं, मतलब लगभग सारे अंगों का निर्माण तीसरे मंथ पर हो जाता है। और फिर यहां पर पांचवा मंथ आता है, जहां पर थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पांचवें मंथ में गर्भाशय की पहली गतिशीलता देखने के लिए मिलती है। और इसको मैं क्या कहूंगा, गर्भाशय की पहली गतिशीलता से मेरा मतलब क्या है बच्चा, तो गर्भाशय की पहली गतिशीलता से मतलब है कि एक मां को महसूस होता है कि मेरे गर्भ के अंदर एक बच्चा पल रहा है, जो कि जिसकी गतिशीलता उसको देखने के लिए मिलती है, मतलब उसको महसूस होने लगता है। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे गर्भाशय की गतिशीलता। और इस दौरान क्या होता है, सिर पर बाल भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब पांचवें मंथ में क्या हुआ, गर्भाशय की पहली गतिशीलता हुई और बाल वगैरह भी आ गए। यहां पर पहली गतिशीलता गर्भाशय की कौन से मंथ में होती है, पांचवें मंथ में होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखिए छठवें मंथ की बात आती है तो छठवें मंथ में क्या होता है, जो बेबी है ना, अब वो पूरी तरीके से बन चुका है। अब होगा क्या बच्चा, यहाँ पर पूरे बेबी के शरीर पर छोटे छोटे रोम जैसे बाल आ जाएंगे और ये बिलोनी जो आपको दिख रही होगी या आईब्रो वगैरह दिख रही होगी, इनका भी निर्माण छठे मंथ पर हो जाता है। ठीक है, और 9वें मंथ तक बेबी का पूर्ण निर्माण हो जाता है, मतलब अब बेबी पूर्ण तरीके से विकसित हो चुका है। अब आगे वाला जो स्टेप आने वाला है वो ये आएगा कि बेबी बाहर कैसे आएगा, मतलब गर्भ से बेबी बाहर कैसे आएगा। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं प्रसव। तो प्रसव क्या है बच्चा, उसको हम देखते हैं। प्रसव है क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्भ का बाहर ही आना, मतलब गर्भ का बाहर आना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। और प्रसव क्या करता है, प्रसव होता है, मतलब प्रसव जो प्रक्रिया है वो होती किसके जरिए है, गर्भाशय में संकुचन के जरिए। जब गर्भाशय में संकुचन होता है तो क्या होता है, प्रसव होता है। और प्रसव के दौरान क्या होता है, गर्भ का बाहर आना, मतलब जो गर्भ है वो अब बाहर आ जाता है शरीर से। ठीक है, तो आपने प्रसव देखा कि प्रसव क्या होती है। और यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है बच्चा कि पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरत से संकेत प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्तन कहते हैं। अच्छा, ये गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्तन का काम क्या है, आखिर ये टर्म आया क्यों। तो देखिए, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब प्रतिवर्तन होता है तो ये क्या करता है, मैसेज देता है। और मैसेज किसको देता है, पीयूष ग्रंथि को मैसेज देता है। यहां पर पीयूष ग्रंथि जैसे मैसेज पाता है, मतलब जैसे पीयूष ग्रंथि को मैसेज मिलता है तो पीयूष ग्रंथि क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का निर्माण करने लगता है। और जैसे ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है तो ऑक्सीटोसिन अपना वर्क करना चालू कर देता है। और ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या है, गर्भाशय की पेशियों पर कार्य करता है। और जैसे गर्भाशय की पेशियों पर कार्य करेगा बच्चा, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे एक बेबी पल रहा है, ठीक है, उसको बाहर निकलना है, जहां पर श्रेणी मेखलाएं होती है, मतलब कमर के नीचे वाले पार्ट जहां से बेबी का बाहर निकलेगा, वहां होता क्या है, ये ऑक्सीटोसिन उन हड्डियों का फैलाव करता है। और ऑक्सीटोसिन जैसे उन हड्डियों को ऐसे फैलाता है, ऐसे करके ऐसे फैलाता है, तो वहां पर गैप बनता है जिसके कारण बेबी आसानी से बाहर निकलता है। मतलब ये जो ऑक्सीटोसिन का मेन वर्क क्या है, ये क्या करता है, संकुचन का काम करता है। और संकुचन के कारण, और मतलब संकुचन का काम करता है जिसके कारण क्या होता है, बेबी बाहर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है जिसको हम रिलैक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सिन हार्मोन करता क्या है, श्रोणि मेखलाओं पर, मतलब कि कमर के निचले वाले पार्ट पर क्या करता है, उन क्षेत्रों को क्या करता है, शिथिल करता है।
उस दौरान क्या होता है, शिथिलन के दौरान क्या होता है बच्चा, थोड़ा बहुत दर्द वगैरह होता है, और दर्द वगैरह होने के कारण मतलब ये शिथिल वगैरह जब होते हैं ना, ऑक्सीटोसिन का और ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीटोसिन का और ज्यादा लेवल बढ़ जाता है तो संकुचन और तीव्र गति से होता है, और जब संकुचन होता है उस दौरान पीड़ा वगैरह भी ऑक्सीटोसिन हरने का काम करता है, मतलब पीड़ा वगैरह को भी थोड़ी बहुत कम करता है, और बेबी का बाहर निकलना इसी पर डिपेंड करता है। इसलिए हम इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बर्थ हार्मोन हम किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। इट इज क्लियर। और फिर क्या होता है, जैसे एक संकुचन वगैरह हो जाता है तो बेबी क्या होता है, जनन नाल के द्वारा बाहर निकल जाता है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं कि पूरी तरीके से अब जो हमारा हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब बेबी का बाहर निकलना हो चुका है। और यहीं तक की चीजें आज हमें कवर करनी थी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर पर हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि नीट में पूछे गए हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर पर देख लेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर बाय द वे कोई भी आपको प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को देखूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।